Hello students, welcome back to my channel Chapter Companion. So as I told you in my last video that I will continue history of computer in second part. So last part में हमने abacus और बाकी के calculating devices के बारे में डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, मतलब वो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस जो कि 20th एंड 21st सेंचुरी में बनाई गई थी. इसमें से कुछ हैं मार्क फर्स्ट, एबीसी, Z3, ENIAC, UNIVAC. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम सबसे पहले जिसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज एबीसी. ये नाम इसको मिला फ्रॉम द पर्सन्स हु हैव बिल्ड इट. इनको जिसने बनाया था. तो एक थे जॉन बी एटेनसॉफ एंड दूसरे थे क्लिफोर्ड बेरी. तो एटेनसॉफ, जॉन बी एटेनसॉफ से लिया गया एंड क्लिफोर्ड बेरी से बेरी, इसीलिए इसका नाम पड़ा ए बी सी, दैट इज एटेनसॉफ बेरी कंप्यूटर. ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर था जो कि वर्क करता था बाइनरी सिस्टम पे. मतलब जैसे हमारा मॉडर्न कंप्यूटर जिस पे वर्क करता है दैट इज बाइनरी नंबर, उसी पे ये भी वर्क करता था. बाय मीन्स टू, यानी कि दो नंबर्स. कौन से वो दो नंबर हैं? वो हैं 0 और 1, जिस पे हमारा मॉडर्न कंप्यूटर भी वर्क करता था और एबीसी भी वर्क करता था. Z3. Z3 को डिजाइन किया था कोनार्ड ज़्यूस ने, जिनकी पिक्चर आपको दिख रही है. और ये पहला प्रोग्रामेबल फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन थी. इसका मतलब कि ये ऐसी मशीन थी, पहली ऐसी मशीन थी जिसको जब आप डेटा दोगे, इनपुट दोगे, तो ये आपको रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करती थी. हार्वर्ड मार्क फर्स्ट कंप्यूटर जो बना था वो बना था हार्वर्ड और आईबीएम की पार्टनरशिप से, और ये बना था 1944 में. ये पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक नहीं था. मतलब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड नहीं करता था, और जो भी डेटा मिलता था उसको स्टोर करने के लिए एक तो पेपर टेप्स यूज होते थे और दूसरे यूज होते थे पंच कार्ड्स. लेकिन ये मशीन बहुत ज़्यादा हैवी थी, नियरली 5 टन्स. और इसमें जो वायर्स यूज हुए थे वो वायर्स थे 500 मील्स लंबे. तो इतने, मतलब 500 माइल्स लंबे वायर्स को यूज करके ये बना गया था. तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा जगह भी ऑक्यूपाई करता था. तो ये ऑक्यूपाई करता था 51 फीट लॉन्ग, 8 फीट टॉल और 3 फीट वाइड एरिया. और इसमें एज ये प्योरली इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क नहीं करता था, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी. दैट इज कितनी वैक्यूम ट्यूब्स? 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी. नेक्स्ट इज ENIAC एंड UNIVAC. ENIAC जो था वो पहला फंक्शनल और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला और बनाया गया ये पहला कंप्यूटर था. ये बनाया था यूएस ने, और ये काफ़ी सिमिलर था पहले के कंप्यूटर से. लेकिन चीज़ ये थी कि ये बहुत ही बड़ा था, मतलब काफ़ी बड़ा था, और पर फिर भी मतलब कैलकुलेशंस के लिए थोड़ा अच्छा था, कैलकुलेशन करने के लिए फिर भी इजियर था. उसके बाद आया यूनिवैक. यूनिवैक था वो पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, मतलब ऑफिसेज और बिजनेस वर्क के लिए यूज होने वाला पहला कंप्यूटर था जो कि यूएस में बनाया गया था. नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विथ कंप्यूटर जनरेशंस. हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को डिफरेंट जनरेशंस के थ्रू जानते हैं, अलग अलग जनरेशंस के थ्रू. और हर जनरेशन में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ हो था टेक्नोलॉजी में, इसीलिए हमने उनको अलग जनरेशंस में डिवाइड किया गया है. तो किस तरह से इन डेवलपमेंट की वजह से जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो छोटे बनते गए, सस्ते होते गए और पावरफुल और काम के लायक बनते गए, वो देखते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से. तो जो पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उसमें यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब्स प्रोसेसर्स के लिए. एज प्रोसेसर वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, लेकिन इनकी स्पीड काफी कम थी और इनमें काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती थी.
सो और जो इनपुट्स भी हम देते थे वो देते थे इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड्स और पेपर टेप्स के। आज की तरह हम लोग कीबोर्ड से टाइप करके नहीं देते थे। उस टाइम पे पंच कार्ड्स और पेपर टेप्स होते थे जिनके थ्रू उनको डेटा दिया जाता था। और जो प्रोग्रामिंग कैपेसिटी थी, मतलब वो लोग जो कंप्यूट कर पाते थे वो बहुत ही स्लो होता था, बहुत ही कम होता था, बहुत ही धीरे होता था, और वो ज़्यादा डेटा भी स्टोर नहीं कर पाते थे। इसी वजह से वो बहुत ही बड़े होते थे और काफ़ी महंगे होते थे। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं मार्क फर्स्ट, एनियाक, एडवैक, एडसैक एंड यूनिवैक। अब जो एडवैक है वो 1944 में बना था और उसका वेट था अप्रोक्सीमेटली 8000 kgs एंड ये दोनों ही डेटा और प्रोग्राम स्टोर कर सकता था। ये पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था जो बाइनरी सिस्टम, एज आई टोल्ड यू, 2 नंबर सिस्टम यूज करता था। नेक्स्ट इज मार्क फर्स्ट। ये भी ईयर 1944 में बना था और ये कैलकुलेटर था, फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। आज के टाइम पे जो हम कैलकुलेटर्स यूज करते हैं वो उसी तरह का। और पर ये इसका परफॉर्मिंग जो था वो थोड़ा स्लो था और ये हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज करते थे। नेक्स्ट इज एनैक। एनैक जो था उसका वजन था करीबन 27,000 किलोग्राम्स और ये पहला इलेक्ट्रिक और फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। और इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती थी, और लेकिन ये कोई डेटा स्टोर नहीं, कोई भी प्रोग्राम स्टोर नहीं कर पाता था। नाउ नेक्स्ट इज एडसैक। ये बना था 1949 में और इसका वेट था करीबन 6000 kg और ये पहला फुल साइज स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, मतलब जो प्रोग्राम स्टोर कर सकता था ऐसा फुल साइज पहला कंप्यूटर था। नेक्स्ट इज यूनिवैक। ये बना था 1951 में और इसका वेट था 13,000 kg। नाउ ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, मतलब जो ऑफिसेज में, कंपनीज में यूज होने वाला पहला कंप्यूटर था। और ये नंबर्स और कैरेक्टर्स, मतलब इससे पहले हमने जितने भी देखे वो सब कैलकुलेशंस के लिए, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनके लिए ही यूज होता था। लेकिन ये जो कंप्यूटर है वो नंबर्स और एज वेल एज अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स और ABC इनको भी प्रॉपरली हैंडल कर सकता था, इनको समझ पाता था। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट, दैट इज सेकेंड जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन में जो मेजर कंपोनेंट था वो ट्रांजिस्टर था। मींस अब वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली थी ट्रांजिस्टर्स ने एज अ प्रोसेसर, जो कि काफी छोटी होती थी। तो अब ये कंप्यूटर, उस ट्रांजिस्टर जो कंपोनेंट है वो वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरेटिव छोटे थे। इस वजह से जो हमारी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उनका साइज भी छोटा हो गया था, दे वर स्मॉलर और फास्टर हो गए थे ये। अब इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती थी और ये पहले वाली जनरेशन से ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाते थे। इनकी स्पीड भी काफी अच्छी थी। इनकी जो ऑपरेटिंग स्पीड थी, किसी भी चीज को, किसी भी डेटा को एनालाइज करके उसका आउटपुट देने की जो स्पीड थी वो भी काफी हाई थी। और अब इस टाइम पे हम लोग पंच कार्ड्स को इनपुट की तरह और प्रिंट आउट्स को आउटपुट, मतलब जो भी हमें डेटा मिला है उसे हमें किस फॉर्म में हम लेते थे, तो वो था प्रिंट आउट्स के फॉर्म में। और ये जो लैंग्वेज समझ सकता था दैट वाज कोबोल। सो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज समझ पाता था, कोबोल। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं IBM 704 एंड IBM 1401। नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन वाज फ्रॉम 1964 टू 1971। इसमें जो मेजर कंपोनेंट था वो था IC, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स से मिलके बनता है। अब ये कॉम्पैक्ट इन साइज होता है, छोटा होता है साइज में। इसकी वजह से जो ये कंप्यूटर्स हैं ये प्रीवियस कंप्यूटर्स से काफी चीपर हो गए, यानी कि सस्ते मिले। और इससे पहले हम इनपुट्स और आउटपुट जो था वो पंच कार्ड्स के फॉर्म में, प्रिंट आउट्स के फॉर्म में ऑब्टेन करते थे। लेकिन इस जनरेशन में फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग इनपुट्स देने लगे फ्रॉम कीबोर्ड, एज हम लोग आजकल यूज करते हैं कीबोर्ड उसी तरह से। और हमें जो आउटपुट मिलने लगा वो मिलने लगा
मॉनिटर्स पे यानी कि हमारी स्क्रीन पे। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स था, इसमें एक साथ काफी सारे प्रोग्राम्स भी चलने लग गए थे। मतलब इस टाइम पे थर्ड जनरेशन में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काफी सारे प्रोग्राम्स वर्क करने लग गए थे। इससे पहले एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम वर्क कर पाता था। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के वो हैं IBM 370 एंड NAV 7500। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज फ्रॉम 1971 टू प्रेजेंट टाइम। अब इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर और कुछ नहीं है, एक सिलिकॉन चिप पे बहुत सारे आईसीज फिट करे गए हैं। अब जैसे हमने प्रीवियस उसमें देखा था प्रीवियस जनरेशन में कि काफी सारे ट्रांजिस्टर्स मिलके एक आईसी बनाते हैं, उसी तरह से काफी सारे आईसीज को यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को जब आप एक सिलिकॉन चिप पे इकट्ठा करते हो, असेंबल करते हो, तो वो एक माइक्रो प्रोसेसर बनता है, जो आप पिक्चर में देख सकते हो। इस जनरेशन में हमने यूज करने स्टार्ट किया इंटरनेट को, माउस को और काफी सारे ऐसे ही डिवाइसेस को। नाउ कंप्यूटर जैसे जैसे जनरेशन में एडवांसमेंट आती गई, वैसे वैसे मेमोरी कैपेसिटी यानी कि पहले बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे हमें डेटा जल्दी भी मिलना लगा, फास्ट मिलने लगा, और हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने लगे। और जैसे इसी तरह से हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर है इसी डेवलपमेंट में हमें मिला। IBM ने इंट्रोड्यूस किया था अपना पहला घर पे यूज होने वाला कंप्यूटर, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर, एंड एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था मैकिन्टोश। फिफ्थ जनरेशन इज अवर प्रेजेंट टाइम कंप्यूटर्स एंड बियॉन्ड इट मीन्स इन ऑफ फ्यूचर कंप्यूटर्स। इसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो है ULSI, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आप बोल सकते हो मेनली डिपेंड करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इसके जो गोल हैं वो ये हैं कि कंप्यूटिंग इस तरह की हो कि वो हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस, मतलब अब इसके बाद ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप हों कि जो हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस, अभी तक कंप्यूटर कंप्यूटर लैंग्वेजेस समझता था, लेकिन इन फ्यूचर वो नेचुरल लैंग्वेजेस समझ पाए, जो भी हम उनको डेटा दें उसको समझ के और इसी तरह से उसको ऑर्गेनाइज करके हमें नेसेसरी आउटपुट प्रोवाइड कर सके। इसका बेस्ट एग्जांपल आजकल हम चैट जीपीटी को ले सकते हैं। हम लोग उनको कुछ ना कुछ डेटा देते हैं, अपनी क्वेरी देते हैं, और वो उसको समझ के उसके पास जो भी डेटा है वो हमें वापस देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो पहली चीज ये है कि कंप्यूटर इस तरह से हो कि हम उसमें वो हमारे साथ गेम खेल सके, चेस जैसा गेम भी, जो दिमाग लगाने वाला गेम भी खेल सके, और इसके अलावा वो चीजें सुन के, देख के और उस पे रिएक्ट कर सके। रोबोट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। स्टिल अभी भी उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो सुन तो सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वो उसी तरह से रिएक्ट कर सकते हैं जैसे उनको बताया गया है। अगर उनके सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है जो उनके मेमोरी में, डेटा में फीड नहीं है, तो वो वहां पे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। With this, I end my video. Thank you very much for watching my video. If you have any doubt, do comment down below and do like, share and subscribe.